कह रहे हैं शुरू बेटा, चलिए आंसर दीजिए, आंसर दो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपी भाई, कॉपी पेन भी साथ में रखिए, जितना आप बच्चे जो भी आपको नोट करना है आप वो नोट भी कर सकते हैं बेटा साथ में, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। जैसे कि आप फिल इन द ब्लैंक्स के बाद सीधा ही क्वेश्चन का आंसर, 4 ऑप्शन लिखने के बजाय फिल इन द ब्लैंक्स के बाद सीधा क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं आप। ठीक है जी। तो ये इसका रीजन क्या था जी, आपको पता है रेजोनेंट में क्या होता है? जो रेजोनेंट में क्या होता है, 1/2 पाई रूट एलसी कम होगा तो रेजोनेंट है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट प्लीज। voltage across R, L, C are V1, V2, V3 respectively, then the voltage of applied AC source is always equal to, बोलिए। हाँ जी, ऐसे ही बताओ ना। हाँ जी, V2 माइनस V3 या V3 माइनस V2, जो भी बड़ा हो, जो भी बड़ा हो, जो भी बड़ा हो। हाँ जी, कौन सा सही है? सही बोला था आपने। समझ में आया जी ये क्वेश्चन? अगर V1, V2, V3 तीन वोल्टेज है बेटा, तो इफेक्टिव वोल्टेज क्या होगी? फिर से एक बार, V1 स्क्वायर प्लस। इस बात को भूलना मत, क्योंकि तुमने पता क्या ये कर देना है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने ये करवाया था, ये डीसी में होता है पहला फॉर्मूला, एसी में पहला फॉर्मूला नहीं लगेगा। बार बार उसी बात को मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। क्लियर? नेक्स्ट है जी, in non-resonant circuits the nature of circuit for frequencies greater than the resonant frequency is, मतलब देखो ऊपर क्या लिखा है, नॉन रेजोनेंट, मतलब रेजोनेंस की बात नहीं करनी, वो पॉइंट छोड़कर। अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो क्या होगा? नेचर रेजिस्टिव होगा, कैपेसिटिव होगा, इंडक्टिव होगा, नन ऑफ द अबव। हाई फ्रीक्वेंसी में सर्किट किस तरह बिहेव करता है, इंडक्टिव या कैपेसिटिव? हाई फ्रीक्वेंसी में सर्किट कैसे बिहेव करता है, इंडक्टिव या कैपेसिटिव? खूब बताया तुम्हें क्लास में, ये खूब लिखवाया है। देखो जहाँ रेजोनेंस पढ़ाया वहां लिखवाया हाई फ्रीक्वेंसी पे सर्किट कैसे बिहेव करता है, चेक करो, कॉपी चेक करो, शाबाश। हाई हाई फ्रीक्वेंसी पे कौन सा डोमिनेट करेगा, ओमेगा एल डोमिनेट करेगा या 1/ओमेगा सी डोमिनेट करेगा? बेटा ओमेगा एल डोमिनेट करेगा, 1/ओमेगा सी एट हाई फ्रीक्वेंसी। ओमेगा एल तो ये क्या है, इंडक्टिव। इतना टाइम क्यों लगा दिया? कहाँ बोले थे यार? तो समझ में आया आपको? अकेला पढ़ने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा समझिए बात को। बिहेवियर ऑफ द सर्किट आर्टिकल याद करने से नहीं होगा, उसकी बारीकियां समझिए। नेक्स्ट है प्लीज, द करेक्ट ग्राफ बिटवीन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विद द फ्रीक्वेंसी इज। हाँ जी, फोर्थ कह रहा है कोई? कौन कह रहा फोर्थ? पिटाई करे होगी जो फोर्थ कह रहा है। रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। देखो पहला ये क्वेश्चन लिखो, उसका ये आंसर लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट।
क्लास में बनवाया भी तुम्हें मैंने यार। रेजिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। बच्चों लिखते रहो अपने आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बस क्वेश्चन लिखे और पहला आंसर लिखे, बाकी कुछ ना लिखे। ठीक है सर। चलो आगे। पेन कॉपी बेटा साथ में रखिए, तो मेन पॉइंट लग जाओ। अक्सर सीबीएसई में आते हैं क्वेश्चन। चले आगे। नोट कर लिया। नेक्स्ट बच्चों, द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एलसीआर सीरीज सर्किट इज 0 always, pi by 4 always, pi between 0 and pi by 2. Between 0 to pi by 2. समझ में आया बेटा? रेजोनेंस पे 0 हो जाता है, याद है ना? रेजोनेंस पे 0 हो जाता है। वाक्यों में जो एंगल है वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड 1 by ओमेगा एल और 1 by ओमेगा सी की वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका फेस है वो वेरी करेगा बेटा। समझ में आया? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं यहाँ पर आप। क्लियर? लिख लें प्लीज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर करते हैं आपका। और इतनी नॉलेज है तो आप कोई भी किसी कंसेप्ट पे आप मार नहीं खाओगे। आर्टिकल के साथ साथ ये चीजें पता होनी जरूरी है। आगे बढ़े। थोड़ा बेटा फास्ट रखना पड़ेगा हमें, क्वेश्चन काफी है। पहली लाइन लिखनी है बेटा और चौथी लिखनी है, बस खत्म। जब भी पढ़ेंगे आप कॉपी अपनी, आपके सारे पॉइंट्स हैं वो दोबारा से रिकॉल हो जाएंगे। ओके बेटा? नेक्स्ट चलो। आपको याद ही होगा tan फाई क्या था? tan फाई था ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी बाय आर। याद है? चलो आगे। हाँ बेटे, बस तुझे सवेरे छुट्टी के लिए कॉल की, तूने फोन उठाया नहीं, तो फोन बंद रहा था। चलो मतलब तुझे फोन किया था बेटा, पर तूने फोन उठाया नहीं। चलो कोई बात नहीं। तेरा नंबर ही नहीं था, दे नहीं रहा नंबर तेरा, सवेरे नंबर मिल नहीं रहा तेरा बेटा। हाँ चलिए। द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट इज, द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन अ प्योरली इंडक्टिव, बिल्कुल सही है। कितना जी? सबको आता है ना? वेरी गुड। आगे चले। In an LCR AC circuit at resonance, the current is always in phase with the voltage, always lead the voltage, always lags behind the voltage, may lead or lag behind the voltage. क्या हाँ जी बोलिए, क्या आंसर है? बोलिए क्या आंसर है बच्चे? बार बार बता रहे हैं, रेजोनेंस पे जेड बराबर आर होता है। आपको बहुत बार पढ़ा दिया है, समझा दिया है, जेड बराबर आर होता है और आर में फाई क्या होता है? तो ऑप्शन इज। समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बार पढ़ाने के बाद भी दिमाग पूरा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। रेजोनेंस पे जेड क्या होता है? आर। आई क्या होता है? मैक्सिमम। फेज क्या होता है? फॉलो किया? चलो आगे बेटा। The average EMF during the positive half cycle of an AC supply of peak value E naught is, बोलिए। हाफ साइकिल में एवरेज क्या होगी? हाँ जी लास्ट में बताओ आप। हैं? तुम इतना पढ़ते हो बेटा, तुम्हारा क्या होगा?
हाफ साइकिल की एवरेज को मीन वैल्यू कहते हैं, वो तो आरएमएस वैल्यू होती है। जब तुम आंसर दे रहे हो आरएमएस वैल्यू का दे रहे हो कुछ भी यार। पहला आर्टिकल कराया था मैंने, हाफ साइकिल का एवरेज क्या होगा, वो फॉर्मूला तुम्हें अभी तक याद नहीं है। क्या होगा, क्या होगा जी, ये किसका था, आरएमएस, पूरे साइकिल का एवरेज। बेटा कॉन्फिडेंस लाओ यार, चलो आगे। When an AC source is connected across a resistor, the current leads the voltage in phase, current lags behind the voltage, current and voltage are in same phase। हाँ जी, गलत आंसर, आंसर 3 गलत है, ये गलत है बेटा। कई बार स्लाइड में गलती होगी, सही कर देंगे इसको। आंसर इज 3, आंसर इज 3 बेटा, वो कराऊंगा ठीक इसको, ठीक है, ठीक है जी। 2 गलत है, 3 सही आंसर है इसका। ट्रांसफार्मर आर यूज्ड इन डीसी सर्किट्स ओनली, एसी ओनली, बोथ एसी एंड डीसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। सिर्फ एसी में लगता है, डीसी में तो लगता ही नहीं है ट्रांसफार्मर, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो नोट कर लीजिए बच्चों, इंटीग्रेटेड जिसमें इकट्ठा कंबाइंड, जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, पूरी प्लेट को उगाया जाता है, पार्ट्स आगे वेल्ड नहीं किए जाते, पूरी प्लेट्स को आपको कि एक होता है पार्ट्स आके असेंबल करना, एक होता है कि पूरा प्लेट ही मैन्युफैक्चर करना जिसमें कोई ज्वाइंट ना हो। तो इसीलिए मोबाइल या मदरबोर्ड है वो पूरा प्लेट ही उनका उगाया जाता है, उनको हम इंटीग्रेटेड कहते हैं, जिसमें कोई ज्वाइंट ना हो। फॉल्ट आता है, अगर प्लेट में मदरबोर्ड में फॉल्ट आता है तो रिपेयर नहीं होता, ठीक है जी, वो नया मदरबोर्ड ही डालना पड़ता है, ठीक है, समझ में आया जी। इनको आईसी भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। The magnitude of EMF across the secondary of a transformer does not depend upon the magnitude of EMF across the secondary of a transformer does not depend upon क्या, number of turns in primary, number of turns in secondary, the magnitude of EMF applied across the primary, the resistance of primary and secondary coil। पहली बात, ट्रांसफार्मर है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जानते हैं सभी। और एम का क्या फॉर्मूला था, नॉट N1, यानी नंबर ऑफ टर्न्स तो दोनों इन्वॉल्व है भाई, दोनों ऑप्शन गई। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी, भाई जितना प्राइमरी में वोल्टेज दोगे उसके अकॉर्डिंग तो आउटपुट आएगी। तो ऑप्शन क्या है, नोट कर लें प्लीज, रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी, इस पे ट्रांसफार्मर का आउटपुट डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी, इस बात पे ट्रांसफार्मर का आउटपुट डिपेंड नहीं करता, बाकी सब चीजों पे करता है। क्लियर है बेटा। 4 लिखने की बजाय बेटा आप एक ऑप्शन ही लिख दें, वो इसका आंसर क्या है। बाकी मैंने रिकॉर्ड लगा दिया, अपडेट कर दूंगा इसको मैं, आप दोबारा भी बात कर पाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। बच्चों लिखते जाओ ताकि हाँ थोड़ा बहुत लिखते जाओ बेटा, अरे शाबाश, पॉइंट बना के लिखते जाओ। क्या होगा कि जब आप रिवाइज करेंगे चैप्टर बड़ी क्विक आपको ये पॉइंट्स रिकॉल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। In case of AC circuits, Ohm's law holds good for peak values of voltage and current, effective values of voltage and current, instantaneous values of voltage and current, all of the above। पीक क्या हो गया, E नॉट I नॉट, इफेक्टिव क्या हो गया IRMS ERMS, इंस्टेंटेनियस क्या हो गया। जब हम लिखते हैं I बराबर है I नॉट साइन ओमेगा t, तो I इज कॉल्ड व्हाट, समझ
समझ में आया हर बात का मतलब क्या है? आई इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो आंसर क्या आएगा? ओम्स लॉ कहाँ लगता है? आपने कल बोला था आरएमएस और बेटा ई नॉट भी तो लगता है, क्यों नहीं लगता? आई नॉट कैसे आएगा? ई नॉट अपॉन जो भी आर जो भी जेड होगा। यहाँ पर अगर आई आर एम एस होगा तो यहाँ तो क्या आना चाहिए? बच्चों वो आप एक पॉइंट पे लगा रहे थे, ओवरऑल जो वोल्टेज है वो डिफरेंस होकर निकलती है। ओम्स लॉ तो लगता है, ठीक है? ओम्स लॉ हर पॉइंट पे एप्लीकेबल है, लेकिन वो आप उसको डीसी की तरह नहीं सॉल्व कर सकते। हर पॉइंट पे वोल्टेज है वो ऐड नहीं कर सकते। क्या लगता है? पैरेललोग्राम लॉ लगता है। मोटे शब्दों में एल और सी की पोटेंशियल है वो माइनस होता है और आर के साथ पाइथागोरस से ऐड होता है। चले तो ओम्स लॉ हर जगह वैलिड है जी। चलो आगे बेटा। In an AC circuit having resistance and capacitance, EMF leads ahead of the current. Current lags behind the EMF. Both the current and EMF are in phase. बताओ। बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि सीआर में करंट लीड करता है। याद आ रहा है सभी को? सीआर में कौन लीड करता है? पढ़ो नेक्स्ट पार्ट। चलो जय पढ़ो क्वेश्चन यार। And resistance are connected in series across an AC source of angular frequency omega. Omega square greater than 1 by LC. इसका मतलब इंडक्टिव हो जाएगा। इंडक्टिव हो जाएगा अगर ओमेगा स्क्वायर बड़ा है 1 बाय एलसी से, तो ओमेगा बड़ा है 1 बाय रूट एलसी से। इसका क्या मतलब हुआ? इंडक्टेंस हो जाएगा। ईएमएफ लीड्स द करंट। समझ में आया? क्योंकि ओमेगा बड़ा है तो ओमेगा एल बड़ा होगा, तो इंडक्टिव नेचर होगा सर्किट का। ठीक है जी, लिख लीजिए अगर ओमेगा बड़ा होगा तो सर्किट का नेचर है वो इंडक्टिव होता है। यार ध्यान दीजिए भाई, आपने कुछ लिखा भी नहीं लिखा है, लग नहीं रहा मुझे कुछ। पेन कॉपी कहाँ है तुम्हारी? खुली भी नहीं है तो कॉपी दो। कहाँ लिख रहे हो? देख पॉइंट तो आपने ही लिख रहे हैं ना बच्चों। मैंने कल बताया था आपको कि रिकॉर्डिंग का कंसेप्ट क्या है। हाँ यार आप कलेक्शन रख लीजिए भाई, एग्जाम के टाइम आप खुद कि सर ने क्या, तो उस टाइम आप ये चले आगे। नेक्स्ट है बच्चों, the EMF and current in a circuit are such that E बराबर है E naught sin omega t and I बराबर है I naught omega t minus theta. The AC circuit contains what? R and L, R and C, only R, only C. कौन आ गया? वोल्टेज की करंट? सर वोल्टेज आ गया, करंट पीछे। करंट की तो क्या होना चाहिए? इंडक्टिव। एल ईएमएफ आगे तो एल, ठीक है जी, ईएमएफ आगे तो एल। चले आगे। An inductor coil having some resistance is connected to an AC source. Which of the following have zero average value over a cycle? Induced EMF in the inductor, current, both 1 and 2, neither 1 nor 2. मतलब LR सर्किट हो गया बेटा।
इंडक्टर विद सम रेजिस्टेंस, सर्किट क्या हो गया एल आर, तो सर एलआर में क्या जीरो हैव जीरो एवरेज वैल्यू ओवर अ साइकिल, एक साइकिल में जीरो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव जीरो एवरेज वैल्यू ओवर अ साइकिल, मेरे हिसाब से एवरेज करंट जीरो पर शायद पूरे साइकिल में एवरेज जीरो किसका आता है, एवरेज करंट जीरो है तो एक है जैसे सर I is equal to 2 and और सर तो 3 आ रहा था मैंने बोला बोथ 1 and 2, बोला ठीक है। एवरेज समझ रहे हो, यस सर वो मीन को ही एवरेज कह रहा है क्योंकि आरएमएस नहीं है, आरएमएस तो रूट मीन स्क्वायर होता है। यस सर आपको पहले बताया था कि मीन वैल्यू का दूसरा नाम एवरेज है, यस सर कंफ्यूज मत करना। देख लो हिंदी में मीन वैल्यू का दूसरा नाम एवरेज है और आरएमएस के 3 नाम है, क्या, इफेक्टिव, वर्चुअल, अपेरेंट, 4 ही हो गए। ये नाम का कंफ्यूजन ही बंदे को कंफ्यूज कर देता है। आई मीन के 2 नाम है, आई मीन और आई एवरेज। एवरेज पूरे साइकिल का वोल्टेज का भी जीरो होता है और करंट का भी जीरो होता है। यस सर चलो आगे, समझ में आ गया, रिवाइज होगा सारा चैप्टर, मीन और एवरेज का मतलब क्लियर हो गया। ठीक है सर नेक्स्ट चलो बेटा, हाँ जी सर आई मीन के नाम बताओ, आई आई एवरेज। आरएमएस से कंफ्यूज मत करना इस बात को, मैं बार बार कह रहा हूं तुम्हें, मन तो बहुत कहेगा कि आई एवरेज आई आरएमएस के बराबर नहीं होता। चलो जी, in case of AC circuits the relation V equals to IZ where Z is impedance can be directly applied to peak values, RMS values, incident values, वो ये तो ओम्स लॉ ही हो गया ना, तो आपने कहा था ओम्स लॉ सब जगह लग सकता है, हर जगह लगता है बेटा। तो सर ऑप्शन तो सर देखो ऑप्शन के हिसाब से तो 4th आएगा हाँ क्योंकि मोस्ट रेलेवेंट 3rd पे भी लगता है, थर्ड पे भी लगता है पर ऑप्शन के हिसाब से 4th आना चाहिए, 3rd पे भी लगता है, ठीक है सर पर हमें देखना है कि आंसर मोस्ट रेलेवेंट क्या है। 1 पे भी लगता है, 2 पे भी लगता है, 3 पे भी लगता है, तो उसने 1 और 2 पूछ लिया आपसे, तो ज्यादा रेलेवेंट आंसर 1 and 2 है। ओके सर At resonance of LCR series circuit, the reactance of circuit is minimum. The reactance of capacitor in an AC circuit is similar to the resistance of a capacitor in a DC circuit. डीसी सर्किट में तो उसका मैक्सिमम कैपेसिटर का The reactance of capacitor in an AC circuit is similar to the resistance of a capacitor in a DC circuit. बताओ ये कौन सा सही है, ए तो सही है, बी में क्या गलत है, सर कैपेसिटर में तो इनफिनिट रेजिस्टेंस हो जाती है ना डीसी में, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाती क्योंकि है, फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, ठीक है। क्या ऑप्शन सही है, ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स, बी इज both A and B are true, Option one. A is false, B is true, both are false. हाँ जी, ए ऑप्शन तो है B क्यों false हो गया भाई बताओ। सर क्योंकि डीसी में सर फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, DC की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है और वो इंफिनिटी होता है, समझ में आया, तो B क्या है, false है जी। समझ में आ रहा है कि इंटरेस्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है है? समझ में आ रहा है ना बेटा, XC क्या होता है, 1/ωc होता है ना, तो यहाँ पर जब भरेंगे हम 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू सी, फ्रीक्वेंसी डीसी की जीरो है, तो XC क्या आ जाएगा, ये पहले भी मैंने बताया आपको। चलो आगे, यस सर चलो
The reactance offered by an inductance in AC circuit decreases with increase of AC frequency. ओमेगा एल क्यों? ओमेगा एल क्या होगा? इंक्रीज करेगा। डायरेक्टली होता है सर। इंडक्टेंस है ना, ये गलत है सर। ये गलत हो गया। रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर। अरे भाई ओमेगा एल होता है ना इंडक्टर का, ध्यान से पढ़ो यार, ओमेगा एल है। दोनों डिक्रीज ना तो इंक्रीज होगा। दोनों फॉल्स है। The reactance offered by capacitor in AC circuit increases with increase of AC ना, 1 by ओमेगा सी है। ये 1 by ओमेगा सी होता है। क्या हो गया? दोनों ही फॉल्स। ऑप्शन बोथ। ठीक है जी, क्लियर? यस सर। आगे बढ़ो। बड़ो सर। दिमाग में अब बातें बैठ गई होंगी अच्छी तरह से। हाँ जी सर। क्वेश्चन जब बार बार आ रहा है तो बार बार फॉर्मूले दिमाग में घूम रहे हैं तो चीजें परमानेंट होती जाती हैं। ठीक है सर। आपका जो लेवल है कॉन्फिडेंस का बढ़ता जाएगा बेटे। With increase in frequency of AC supply, inductive reactance increases. इंडक्टिव तो बढ़ता है। ठीक है सर। सर मैंने डिक्रीजेस पढ़ लिया। एक तो सही है हाँ सर, ये सही है सर। भाई, ओमेगा एल यार, इंडक्टिव मतलब बटे, इंडक्टिव मतलब ओमेगा एल, ये गलत है भाई। कैपेसिटिव मतलब तो विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी तो ये कम होगा, तो क्या हुआ? ऑप्शन 1। क्लियर? चलो आगे। Peak voltage across the inductor can be less than the peak voltage of the source in an LCR circuit. Peak voltage across the inductor can be less than the peak voltage of जो source. सर हमने एग्जांपल किया था सर, उसमें तो ज्यादा आ रहा था और आपने पूछा कि ज्यादा क्यों आ रहा है, तो हमने कहा था कि वेक्टर की वजह से आ रहा है। तो सर पहले वाला गलत हो जाएगा शायद। Peak voltage across the inductor can be less than, नहीं कम होगा, LCR में कम होगा यार। यस सर। LCR में माइनस होती है ना वोल्टेज, इंडक्टर में कहाँ माइनस होती है? जब LCR में आता है तो वोल्टेज कैपेसिटर और इंडक्टर की माइनस हो जाती है, तो ओवरऑल आंसर क्या आता है? कम आता है। पहला गलत हो गया, इंडक्टर में लेस बोल रहा है ना, गलत है। अकेला इंडक्टर में तो उसकी वही वोल्टेज रहेगी, कंबाइंड में वोल्टेज कम हो जाएगी। In an AC in a circuit containing a capacitor and an AC source, the current is zero at the instant source voltage is maximum. In a circuit containing a capacitor and an AC source with the source, the current is zero. बोलिए। जब सोर्स वोल्टेज मैक्सिमम है तो कैपेसिटर में 90 का फेज है, 90 का फेज है। अगर मान लो कि हम बात करते हैं कि वोल्टेज, अगर हम वोल्टेज को लिखते हैं E बराबर है E नॉट साइन ओमेगा टी, तो I क्या लिखा जाएगा? अगर हम वोल्टेज को लिखते हैं E बराबर है E नॉट साइन ओमेगा टी, तो I लिखा जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। लीड कर रहा है, ये क्या हो गया? E नॉट कॉस ओमेगा टी। जहां पर साइन मैक्सिमम है, साइन 90 1, कॉस 90 क्या होता है? 0। हो गया सही भाई? जहां साइन अगर मैक्सिमम है तो वहां कॉस क्या होता है? वहां 0 होता है। देखिए क्या आंसर आएंगे, अगला पढ़ो। हमारा गलत पर कौन सा हो गया? ये तो सही हुआ ना सेकंड। सर सेकंड सही हुआ सर, फर्स्ट गलत है। अभी गलत है। अब थर्ड देखते क्या है, देखो। अगर आप क्या करें, कैपेसिटर में एक स्लैब डाल दें तो क्या बढ़ जाएगी उससे? सर एक मिनट में बताता हूँ सर, एक मिनट।
आ जाओ पहले चैप्टर में, आ रहा है सर। स्लैब डालोगे क्या बढ़ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। सी बढ़ जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगी के टाइम्स, यस सर, के टाइम्स कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो एक्सी क्या होगा, के टाइम्स कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ जी सर। एक्सी कम हो जाएगा तो करंट है वो के टाइम्स बढ़ जाएगा। हाँ जी सर। क्या लिखा है इसने, सर सही है सर, मेरे हिसाब से सर ये सही है। सही है, सही है सर। थर्ड भी सही है, ठीक बोल रहे हो। ठीक बोल रहा है सर। नहीं समझ में आया, मैं को समझ नहीं आया। एक्सी क्या है, 1/ओमेगा सी था, जब स्लैब डालते हो कैपेसिटी के टाइम बढ़ जाती है, जब ये के टाइम बढ़ेगा एक्सी कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस के टाइम कम होगा तो करंट के टाइम बढ़ जाएगा। भाष्य ले लो बेटे, 2 शब्द लिख लो, तभी कहा था लिख लो, अभी लेट जाओगे यहाँ पर 2 मिनट में ही, पिलो लेके। बेटे हर चीज का रीजन होता है क्यों आपको बोला गया, इतनी इंटरेस्टिंग स्लाइड पे भी आप बासियां ले रहे हो क्योंकि आप लिख नहीं रहे हो, आप दिमाग का यूज नहीं कर रहे। इन अ प्योर इंडक्टिव सर्किट ईएमएफ विल बी इन फेज विद द करंट, गलत, सर इन प्योर इंडक्टिव ये प्योर नहीं सर, ये गलत है। पहले वाला सही है सर। ये the peak voltage across the inductor can be less than the peak voltage of the source, peak voltage across the inductor can be less than, इसने क्या लिखा है? peak voltage across the inductor पीक वोल्टेज तो लेस होनी चाहिए ना, पीक वोल्टेज कम के साथ ज्यादा कल का क्वेश्चन था जब हमने इंडक्टर क्रॉस 50 वोल्ट निकाला था ना, सर अगर उसमें सभी की डायरेक्शन सेम होगी तो ऐड हो जाएंगे तो ज्यादा ऐसा होता ही नहीं कभी, क्या बोल रहा है, फेज तो होता है सब फेज होता है। peak voltage across inductor can be less the peak voltage of the source in a LCR circuit, ये हो सकता है केस बचे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो कि ER का स्क्वायर प्लस EL माइनस EC का स्क्वायर, ये आपका नेट वोल्टेज है LCR क्रॉस, है ना। हाँ सर। तो अगर EL है वो सर ई से कम होना चाहिए, EL है वो E से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। सर ऐसी कोई काम करना हाँ जी सर, in series LCR circuits the resonance occurs at one frequency only, at resonance the inductive reactance is equal and opposite to the capacitive reactance। सर ये भी आर भी गलत है, ए भी गलत है। ए क्यों गलत सर है, आपने वो जो ग्राफ बनाया था उसमें 2 पॉइंट होते हैं ना सर, वो तो बैंडविड्थ थी यार, रेजोनेंस तो 1 पॉइंट भी हुआ था ना, नहीं सर रेजोनेंस तो 1 पॉइंट भी हुआ था, रेजोनेंस तो 1 पॉइंट भी हुआ था बेटा, पहला सही है। वो तो दो आपको बैंडविड्थ बताई, बैंडविड्थ क्या होती है, जहाँ पर 0.707 टाइम्स आई नॉट हो जाए उसके दोनों साइड, वो F2 माइनस F1 इज कॉल्ड बैंडविड्थ। सर F2 क्या था बेटा वो तो F2 और F1 तो दो फ्रीक्वेंसीज थी जहां पर करंट की वैल्यू पीक से 0.707 आई नॉट हो जाए। अच्छा सर, ओके सर, ठीक है, चलें आगे। At resonance inductive reactance is equal and opposite to the capacitive reactance, ओमेगा L equals to 1/ओमेगा C। वो माइनस होते हैं तभी तो जीरो हुए हैं, अपोजिट है तभी जीरो हुए हैं, ये बी भी सही है। यस सर। आंसर देखो, A and R are true and R is the correct reason for A, रीजन भी सही है यार, कल ही आएगा बेटा, कल ही आएगा बेटा, क्यों आप बताओ, रेजोनेंस क्या था, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का स्क्वायर, रेजोनेंस में क्या था, ओमेगा एल और 1/ओमेगा सी बराबर नहीं थे, तो ये अपोजिट नहीं हुए तभी तो माइनस हो रहे हैं यहाँ, तभी तो जेड बराबर आर आ रहा है, तो एक्सप्लेनेशन भी है।
चलो जी, काफी हो गया यार। छोड़ो सर फिर। नहीं मैं आगे आगे पढ़ाऊंगा थ्योरी। सर ऐसे कैसे सर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं सर आज हो गए सर इंटरेस्ट। अरे आगे थ्योरी पढ़ाता हूँ, पावर चैप्टर खत्म करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट प्लीज। मोर द टर्न्स, मोर इज द रेजिस्टेंस, ये कर लीजिए। मोर द टर्न्स, मोर इज द रेजिस्टेंस region impedance of primary and secondary in a transformer is directly proportional to number of turns in the coil. Impedance of primary and secondary, क्या है जी बताओ। ये तो बात सही है यार कि जो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से लेंथ बढ़ती है, लेंथ बढ़ाने से क्या बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ती है। ठीक है, तो वही चार ऑप्शन आएंगे जी। A and R are true. R is the correct reason for A, क्योंकि लेंथ बढ़ाने से क्या बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ती है। ठीक है जी। Alternating current cannot be measured by direct current meters because alternating current cannot pass through an ammeter. The average value of current for complete cycle is 0. Some amount of alternating current is destroyed in the ammeter. Peak value of current is 0. ठीक है, तो मल्टीपल बहुत हो गए यार, पूरी कराओ। नहीं पावर पढ़ाऊंगा बेटा, कोई ना मन करे ना करे, मुझे सिलेबस खत्म करना है। आएगा मजा बेटा, कोई बात नहीं। कोई रिकॉर्डिंग आप नहीं दिखा सकते, कोई नहीं देखा। तो नहीं आएगा उनकी प्रॉब्लम है बेटे। कल का प्रोग्राम डिस्कस कर सकते हैं। बोलो तो सही कल की तरह। अभी तो हम पावर को पढ़ रहे हैं जिसमें पावर हमारा पढ़ा हुआ है। देखिए चैप्टर क्लोजिंग एंड पे बेटा ध्यान दीजिए। पावर का लास्ट टॉपिक है जी, पावर क्या होती है एलसीआर सर्किट के अंदर। देखिए बच्चों, पावर इन सीधा आर्टिकल कर रहे हैं एलसीआर सर्किट। पावर होती क्या है बच्चों, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। Rate of doing work is called power. Okay, power in LCR circuit। ध्यान दीजिएगा जी। यस सर। वही LCR का डायग्राम बना लें। रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर। ठीक है बेटा। यस सर। तो हम जानते हैं, जैसा क्या जानते हैं आप, लेट ई लीड्स, मान लिया मैंने, लेट ई लीड्स आई बाय 5, है ना। तो लेट ई लीड्स आई बाय 5, ई क्या होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 बेटे, है ना। यस सर। लीड कर रहा है, मैंने मान लिया आई क्या लिखेंगे फिर हम, आई नॉट साइन ओमेगा टी। समझ में आया बेटा, मैंने मान लिया कि इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज्यादा है। यस सर। व्हाट इज पावर, पावर इज rate of doing work। What is power? It is dW upon dt। What is dW? It is P into dt। It is P into dt। So dW is, what is P? E naught sin omega t plus phi into I naught sin omega t। साथ में क्या है dt। यस सर। क्लियर बेटा। यस सर। जहां तक कोई स्टेप ना पता लगा हो तो पता लग गया सर। बेटा एक फॉर्मूला है आगे,
क्या फॉर्मूला देखिए, साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, तो उस फॉर्मूले को लगाइए यहाँ पर। ईडब्ल्यू क्या आ गया बच्चों, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको खोल लेते हैं, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। समझ में आया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर, ओके, आगे बढ़े यहां से, मल्टीप्लाई कर दो उसको यार, मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ई नॉट आई नॉट साइन फाइव साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। समझ में आया जी, dt यहाँ पर dt यहाँ पर, बेटा मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अंदर, कुछ नहीं किया और। टोटल वर्क डन फॉर अ कंप्लीट साइकिल, टोटल वर्क डन फॉर अ कंप्लीट साइकिल, कहां से, 0 से t, टोटल वर्क डन फॉर अ कंप्लीट साइकिल 0 to t, इट इज व्हाट, dw बेटा 0 से t, ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव इंटीग्रेशन से बाहर है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 से t प्लस ई नॉट आई नॉट साइन फाइव 0 से t, प्लीज प्लीज ध्यान दें, साइन ओमेगा टी ठीक है जी बच्चों। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप चीजों को याद करें, जैसे कि ये जो पार्ट है, आप इसकी जो वैल्यू है t/2 होती है, ट्राई टू रिमेम्बर, बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन के चक्कर में ना पड़े, परेशान हो जाएंगे। और देखो यहाँ पर 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, तो क्या बन गया ये, ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव, कैसे आया क्या आया, उस चक्कर में ना पड़े बेटा, आसान रहेगा आपको, ई नॉट आई नॉट बाय 2 साइन फाइव इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी डी टी 0 से t। ठीक है जी, क्लियर। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, साइन 2 ओमेगा टी डी टी कहां से, 0 से t, और 0 से t cos 2 ओमेगा टी डी टी, आंसर क्या आएगा, ये 0 होता है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जी, ये भी आप याद रखेंगे, जितना याद रखेंगे उतना आसान रहेगा। तो ये आंसर क्या हो गया सारा, 0, w क्या आ गया, ई नॉट आई नॉट टी बाई 2 cos 5। ठीक है जी, ध्यान दीजिए भाई, w बाई t इज व्हाट, ई नॉट बाई रूट 2 आई नॉट बाई रूट 2 cos 5, तो w बाई टी इज कॉल्ड पावर, तो पावर क्या आ गया बच्चों, ई वर्चुअल आई वर्चुअल cos 5, पावर का एक्सप्रेशन आ गया, ई वर्चुअल आई वर्चुअल cos 5। ठीक है, यहां पर आप नोट कर लें, इसको कहते हैं ट्रू पावर, एंड दिस इज कॉल्ड अपैरेंट पावर, प्लीज, अपैरेंट पावर, और इसको क्या कहते हैं, cos 5 को पावर फैक्टर, क्या बोलते हैं, तो एक नंबर है, व्हाट इज पावर फैक्टर,
पावर फैक्टर क्या होता है? cos पाई क्या होगा? ट्रू पावर अपॉन अपेरेंट पावर। 1 मिनट के लिए यहाँ रुकते हैं, आपको कुछ भी ऊपर से पूछना है दोबारा से पूछ लीजिए बेटा। सर ये इंटीग्रेशन याद करनी पड़ेगी? हाँ जी, जहां से भी आपको लग रहा है। मैंने तो बहुत शॉर्ट करवा दिया इंटीग्रेशन में, इसको t/2 याद कर लीजिए, ज्यादा चक्कर में मत पड़े। ठीक है जी, यहाँ से दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ आपको एक बार। देखिए ये आई क्या था? आई नॉट साइन ओमेगा टी। ई क्या है जी? नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई। बच्चों पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो स्मॉल वर्क क्या हुआ? दोनों का मल्टीप्लाई। बेटा जी साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए प्लस कॉस ए। खोल दिया इसको यहाँ पर, ओपन करने के बाद क्या है बेटा? ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। कॉस फाई साथ में आ गया बच्चों। इस चीज को फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया अंदर इंटू डी टी। तो टोटल वर्क डन फॉर अ कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल के लिए कुल वर्क क्या होगा? 0 से t क्या आ गया जी? ई नॉट आई नॉट कॉस फाई 0 से t साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस ई नॉट आई नॉट बाई 2 साइन फाई। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड बेटा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बन गया? साइन 2 ओमेगा टी। और ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जिसका आंसर क्या है? 0 है। ओके, तो व्हाट इज w? t/2 e नॉट i नॉट cos phi। तो पावर इज वर्क बाय टाइम, e नॉट बाय √2 i नॉट बाय √2 cos phi। तो p क्या बन जाएगा? e वर्चुअल i वर्चुअल। व्हाट इज cos phi? पावर फैक्टर। e वर्चुअल i वर्चुअल क्या है? अपेरेंट पावर। और p क्या है? ट्रू पावर। क्लियर? तो व्हाट इज पावर फैक्टर? हाँ नोट करिए। और रेजिस्टेंस पाई क्या है? खूब पढ़ा है आपने, 0 है। तो cos 0 क्या हुआ? 1। मतलब मैक्सिमम पावर है वो रेजिस्टेंस में लॉस होती है, और वर्चुअल पावर और अपेरेंट पावर ट्रू पावर है वो क्या है? बराबर होती है। ई वर्चुअल आई वर्चुअल। ठीक है। और इंडक्टर लिखवाया पहले मैंने। फॉर इंडक्टर पाई क्या है? 90। सेम फॉर कैपेसिटर। तो पावर लॉस क्या है? 0। इंडक्टर और कैपेसिटर में कोई भी पावर लॉस नहीं होता है, इसीलिए हम एसी को कंट्रोल करने के लिए क्या प्रेफर करते हैं? इंडक्टर एंड कैपेसिटर एंड अवॉइड रेजिस्टेंस। वी प्रेफर इंडक्टर एंड कैपेसिटर and avoid resistance to control। समझ में आया बेटा? to control AC। ओके, बस इसमें एक टॉपिक रह गया है, वाटरलेस करंट क्या होता है और क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। 2 टॉपिक है, वो 15 मिनट के टॉपिक है। आप होमवर्क लिखे सारे? चलो होमवर्क लिखो बेटे। पहले तो एनसीईआरटी सॉल्व करके आनी है, सॉल्व और अनसॉल्व क्वेश्चन ट्राई करके आने एसी सर्किट के। ठीक है सर। एनसीईआरटी और इसके साथ ही ये एमटीजी क्वेश्चन लगा के आए बेटा। पहले एनसीईआरटी लगाएं फिर एमटीजी लगाएं। आई विल टेक आउट नेक्स्ट टाइम ना। होमवर्क भी सारे बच्चे करके आए।